नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 7 के विज्ञान विषय के पाठ 19 के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। पाठ 19 का नाम है जल। तो चलिए शुरू करते हैं। जल से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न उत्तर हैं उनको हल करना। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। एक प्रश्न है जिसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जो सही है उसको आपको लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। आपको बताना है कि जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो सही उत्तर है वह हमारा विकल्प ब वाला सही है कि जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ब यानी 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन जल के साथ तेजी से क्रिया करता है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा। तो आपको बताना है इनमें से जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कौन करता है। तो हमारा सही उत्तर है सोडियम। सोडियम जो होता है वह जल के साथ तेजी से क्रिया करता है, सोडियम। ठीक है, तो हमारा विकल्प अ हो जाएगा। संकेत की बात कर लेते हैं। सोडियम का संकेत होता है Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg और लोहा का Fe यानी आयरन। ठीक है, इन आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न गया है, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है। आपको बताना है जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के, कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही उत्तर है वह विकल्प नंबर स सही है कि कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। तो हमारा यह वाला ऑप्शन सही रहेगा, विकल्प स, कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कर करके। सबसे पहला प्रश्न है, जंग लोहे का खाली स्थान है। तो जंग जो होता है वह लोहे का संक्षारण होता है। ठीक है, तो इसमें क्या भरा जाएगा, हमारा संक्षारण। ठीक है, जंग लोहे का संक्षारण है। अगला प्रश्न है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात खाली स्थान है। तो जल का सूत्र होता है हमारा H2O। तो जल में हाइड्रोजन यानी H और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वह 2:1 का होता है। तो इसमें भरा जाएगा 2:1, 2:1। ठीक है, अगला प्रश्न है, खाली स्थान एक प्रमुख विलायक है। तो जो जल होता है, जल एक प्रमुख विलायक होता है। ठीक है, तो इसमें भरा जाएगा जल। अगला प्रश्न है, अस्थायी कठोरता खाली स्थान की उपस्थिति के कारण होता है। तो अस्थायी कठोरता जो होती है कैल्शियम बाइकार्बोनेट एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। तो इसमें भरा जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो पहले में भरा जाएगा संक्षारण, दूसरे में 2:1, तीसरे में जल और चौथे में कैल्शियम बाइकार्बोनेट एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, अंग जल की अस्थायी कठोरता खाली स्थान के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो जल की अस्थायी कठोरता धावन सोडा के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो इसमें भरा जाएगा धावन सोडा। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। प्रश्न 3 है, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो चलिए चिन्ह लगाकर देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कठोर जल को पीने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, कठोर जल जो होता है वह पीने के लिए अनुपयोगी होता है, इसलिए यह हमारा गलत रहेगा। कठोर जल को हमें पीने के लिए उपयोग में नहीं लाना चाहिए। अगला प्रश्न है, अधिकांश ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। यानी अगर कोई ठोस पदार्थ है वह घुल नहीं रहा है, तो अगर उसका हम ताप बढ़ाते हैं यानी उसको और ज़्यादा गर्म करते हैं तो क्या वह और ज़्यादा घुलने लगेगा, तो यानी विलेयता बढ़ जाएगी। तो सही है। ठीक है, अधिकांश ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, इसलिए हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक पानी की शुद्धता का परीक्षण करने में उपयोगी है। यह भी सही है हमारा। ठीक है, क्योंकि जो शुद्ध जल होता है उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर जल हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, खौल रहा है, तो यानी वह जल क्या है, हमारा शुद्ध है। तो इससे हम जल की शुद्धता का भी परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा।
अगला है समुद्री जल में अधिक मात्रा में नमक घुला होता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। समुद्री जल में जो होता है वह नमक घुला होता है। ठीक, तो समुद्री जल में अधिक मात्रा में नमक घुला होता है, यह हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है वाष्पन की प्रक्रिया क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। यह गलत है, वाष्पन की प्रक्रिया हमारे क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 है जल की कठोरता का क्या कारण है, अस्थायी कठोरता कैसे दूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न है जल की कठोरता का क्या कारण है, अस्थायी कठोरता को कैसे दूर करेंगे। तो उत्तर है जल की कठोरता के कारण क्या है। सबसे पहले तो जल की कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के घुलित लवण जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट आदि के कारण होती है। जल की कठोरता के यही सब कारण हैं। फिर से देख लीजिए, जल की कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के घुलित लवण जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट आदि के कारण होती है। अस्थायी कठोरता दूर करने के उपाय हैं। अस्थायी कठोरता को निम्न विधियों द्वारा दूर कर सकते हैं। पहला धावन सोडा द्वारा और दूसरा परम्यूटेड विधि या जियोलाइट विधि द्वारा हम जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं। ठीक है, अथवा आप यह उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए यह जल की अस्थायी कठोरता दूर करने का तरीका। सोडियम कार्बोनेट सूत्र है Na2CO3 की एक निश्चित मात्रा अस्थायी कठोरता वाले जल में डालकर उबाल देते हैं। जल में उपस्थित घुले हुए लवण कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके अविलेय लवण बनाते हैं, जिन्हें छानकर अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त जल साबुन के साथ झाग देता है, यानी जल की अस्थायी कठोरता दूर होती है। तो आप यह उत्तर भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, जाड़े के मौसम में नदियों के जल की सतह पर बर्फ जमी होने पर भी जल के अंदर के प्राणी कैसे जीवित रहते हैं। जब जाड़ा अत्यधिक पड़ता है ठंडे प्रदेशों में, तो ऊपर की जो पानी की सतह रहती है नदियों का, झीलों का, वह जम जाता है। तो उसमें जो जीव जंतु रहते हैं वह फिर भी जीवित कैसे रहते हैं, यह आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। जब ठंडे प्रदेशों में जाड़े के दिनों में ताप 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, तो तालाबों और झीलों का पानी बर्फ बनकर जमने लगता है। जमी हुई बर्फ का आयतन अधिक तथा घनत्व कम होने से यह पानी की सतह पर तैरने लगती है। बर्फ पानी को अच्छी तरह कवच के समान ढक लेती है और यह बाहर की ठंडक को पानी के अंदर नहीं पहुंचने देती है। बर्फ की यह परत जाड़े में स्वेटर पहनने के समान है। आगे है, तालाब या झील की सतह पर जब ताप 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो सतह के नीचे का ताप 0 से अधिक रहता है और पानी ही रहता है, क्योंकि बर्फ की परत पानी की उष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों में जल में रहने वाले जीव जंतु सतह पर बर्फ जमने के बाद भी जीवित रहते हैं। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। पूरा उत्तर देख लीजिए। ठीक है, लिखना होगा तो वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है जल संरक्षण से होने वाले लाभ लिखिए। तो आपको बताना है जल संरक्षण से यानी जल बचाने से कौन कौन से लाभ हैं। तो उत्तर देख लेते हैं। जल संरक्षण से होने वाले लाभ निम्न हैं। जल संरक्षण से निम्नलिखित लाभ होते हैं। जल संरक्षण का अर्थ है पानी की बचत करना। जल संरक्षण के दूरगामी लाभ हैं। यदि हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन खर्च होने वाले जल का 10% जल भी बचाएं तो आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी राहत हो जाएगी। ठीक है, फिर से देख लीजिए। जल संरक्षण से निम्नलिखित लाभ होते हैं। जल संरक्षण का अर्थ है पानी की बचत करना। जल संरक्षण के दूरगामी लाभ हैं। यदि हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन खर्च होने वाले जल का 10% जल भी बचाएं तो आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी राहत हो जाएगी। ठीक है, और वह क्या क्या। सबसे पहला, जल की कमी होने पर हम बचे हुए जल का उपयोग कर सकते हैं। अगर जल को संरक्षित करके रखते हैं तो संरक्षित जल का उपयोग विद्युत उत्पादन, कृषि कार्य, सिंचाई आदि के लिए भी किया जा सकता है और जल संरक्षण करने से भूजल स्तर में भी सुधार होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 है तालाब, नाली तथा शहरों के अपशिष्ट प्रदूषित जल के प्रदूषण कम करने तथा शुद्ध करने का उपाय का वर्णन करना है। ठीक है, आपको बताना है तालाब, नाली तथा शहरों के अपशिष्ट प्रदूषित जल वाला। ठीक है,
तो इसके लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला, नदी, तालाब आदि में कपड़े धोने और पशुओं को नहलाने आदि से बचना चाहिए। सबसे पहला उपाय कि नदी, तालाब आदि में कपड़े धोने और पशुओं को नहलाने आदि से बचना चाहिए। दूसरा, तालाब, नाली आदि की नियमित साफ सफाई करनी चाहिए। ठीक है। आगे, प्रत्येक नगर में वाहित जल शोधन संयंत्र लगाकर जल से प्रदूषणकारी तत्वों को पृथक करके ही पानी को जल स्रोतों में जाने देना चाहिए। ठीक है। प्रत्येक नगर में वाहित जल शोधन संयंत्र लगाकर जल से प्रदूषणकारी तत्वों को पृथक करके ही पानी को जल स्रोतों में जाने देना चाहिए। पानी में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए रासायनिक पदार्थ जैसे क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर आदि का प्रयोग करना चाहिए। तो यह उपाय करके हम जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो और सभी विषयों के प्रश्नोत्तर इसी तरह से पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।